आपका अपना YouTube चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के इस वीडियो में इनकी जो पार्ट नंबर आपका 7 है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बीजगणित विधि है यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियाँ होती हैं। मैंने बता चुके आपको, एक हमारा ग्राफी विधि होती है और दूसरी हमारी बीजगणितीय विधि होती है। तो बीजगणितीय विधि में हम आज आपको बीजगणित विधि के बारे में बताएंगे और इससे संबंधित हम उदाहरणों को लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि बताई, उसके बाद मैंने विलोपन विधि बताई। आज आपकी बीजगणित में लास्ट विधि है, वो है हमारी बीजगणित विधि, ठीक है ना। पहले हम इसको समझाते हैं। मान के चलते हैं कि माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस की b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये सेकंड हो गया। तो जब भी कोई सवाल इस फॉर्म में लिखे हुए हों, अगर आपका अचर पद बराबर में भी आ जाए, जैसे मान लीजिए आपका लिखा 2x प्लस के 5y बराबर के 7, और यदि मुझे इसे बीजगणित विधि के द्वारा हल करना है तो इस अचर पद को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसका, यानी कि हम 2x प्लस के 5y जो अचर पद है वो 7 बराबर 0, इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे तब हम जाकर के बीजगणित विधि के द्वारा इस सवाल को हल कर पाएंगे। करने के लिए हम वैसे भी कर देंगे, जब हम आपको बताएंगे तो समझा देंगे, उसका थोड़ा रीजन होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के गुणांकों को लिखने पर अब आप समझो किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x लिख लिया, अपॉन बराबर y लिख लिया और बराबर हमने अचर पद 1 लिख लिया, ठीक। तो हम ये कहना चाहते थे, अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पर बनाएगा, वो अगर कहीं इस फॉर्म में है, अचर पद उस तरफ लिखा है, तो आप यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना सा अंतर है, बकाए बेटा कोई भी अंतर नहीं। क्लियर बात है। अब देखो, हम x के गुणांक कैसे निकालते हैं, जरा समझो। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो जिसके गुणांक आप क्या करो, यानी कि जिसका मान निकालो उस पद को आप ढक दो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको ढक दिया। इसको जब हमने ढक दिया तो बचा क्या, यहाँ से आपका b1 बचा और सेकंड समीकरण से b2 बचा। उसके बाद बचा क्या, c1 बचा और c2 बचा, ठीक है ना। अब मुझे y का मान निकालना है, तो y वाले पद को ढक दो। तो उसके बाद क्या बचा है, c1 बचा और c2 बचा। उसके बाद क्या बचा है, a1 बचा और a2 बचा। कन्फर्म है। उसके बाद मुझे अचर पद का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या बचा, a1 यानी कि x का गुणांक a1 है और आपका a2 है, और y का गुणांक बेटा b1 है और b2 है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणांकों को लिख लेते हैं। क्लियर बात है। अब जरा समझना, अब मुझे x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हमेशा a पद लिखेंगे, a वाला हमेशा a पद लिखा जाता, इसको समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 और c2 हो जाएगा। अब हम जब इसको लिखेंगे तो इसके पहले क्या का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b2 c1 हो जाएगा। इसी प्रकार से y अपॉन, इसको हम पहले लिखेंगे तो आपका a2 c1 हो जाएगा, और जब हम इसको बाद में लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो a1 आपका c2 हो जाएगा। कन्फर्म है बेटा। अपॉन 1, इसको हम पहले लिखते हैं तो a1 b2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो आपका a2 b1 हो जाएगा। इस प्रकार से x और y के मान निकल के आते हैं।
अगर मुझे x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो आपका x वाला पद है इसको भी हम अचर पद के बराबर कर देंगे। तब हम क्या लिखेंगे, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और इसका गुणा अगर इसे ले जाएंगे हम तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, ये इसी प्रकार से अब हमने इसके बराबर किया अचर पद के बराबर, इसी प्रकार से y वाले पद को भी हम अचर पद के बराबर करेंगे। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन आपका a2c1 माइनस a1c2 बराबर अचर पद क्या है 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो y तो लिखा रहेगा देखते हो ये ऊपर पहुँच जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। इन्हीं मानों को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है ना। यही हमारे क्या हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि प्रतिच्छेद आपके ये बिंदु हैं। ठीक है बेटा। ठीक, क्योंकि जब हम मान निकालते हैं तो हमेशा अद्वितीय हल होता है। जब दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हल करते हैं तो अद्वितीय हल होता है, और जो अद्वितीय हल जिसका होता है वहाँ पर कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 लागू होती है। और अगर ये कंडीशन लागू होती है तो हमारे जो रैखिक समीकरण हैं वो संगत कहलाते हैं। तो जब संगत कहलाते हैं तो इसलिए उनका अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है तो आलेख, जब हमने बताया था आपको वीडियो में, आप देखेंगे पार्ट 1 में, तो जब आलेख खींचेगा तो निश्चित दो रेखाएं कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी, और जो क्रॉस करती हैं उसके बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेदन कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि प्रतिच्छेद बिंदु आपके कौन से हो गए, यानी कि x का मान क्या हो गया b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 कॉमा y का मान बेटा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना। ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। तो हमने इस प्रकार से क्या किया, यानी कि बज्र गुणनखंड विधि के पूरा मैंने समझा दिया। इसी पैटर्न पर मुझे इसके सवाल हल करना है। तो इस एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल दिए 3.5 एक्सरसाइज के, आज हम टोटल इसी विधि के द्वारा हम आपको सवाल लगवाते हैं। तो यहाँ पर बेटा देख रहा है एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 है, यानी कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के और 3 टिकट यदि यशवंतपुर के खरीदें तो जो किराया है उसकी लागत 46 रुपये है। और यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो किराए की जो लागत है वो 74 रुपये है। तो मल्लेश्वर तथा यशवंतपुर का उस बस स्टैंड से हमें किराया ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है 14वां, ये हमारा इबारती प्रश्न है। तो पहले मुझे बीजगणितीय समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी कि शुरू में लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, हम इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखें। तो माना कि यहाँ लिखते हैं हम कि माना कि मल्लेश्वर का जो किराया है कहाँ से, बस स्टैंड से, बराबर 100 रुपये है। और यशवंतपुर का जो किराया है बेटा वो 22 रुपये मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है प्रथम शर्त अनुसार, ठीक, क्या है, प्रथम शर्तांश कहता है कि 2 टिकट मल्लेश्वर के, तो लिख सकते हैं चूंकि 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा
3 टिकट यशवंतपुर, है ना, के मल्लेश्वर तथा 3 टिकट यशवंतपुर के, है ना। तब किराया कितना है, तब किराया दिया यहाँ पर 46 रुपये दिया। कितना दिया, 46 रुपये। तो हम देखते हैं कि एक टिकट यानी कि मल्लेश्वर का जो किराया है वो 100 रुपये है। एक टिकट का मल्लेश्वर का जो किराया है यहाँ लिख देंगे एक टिकट, ठीक है ना। एक टिकट का जो मल्लेश्वर का किराया है वो 100 रुपये है और मेरे पास टिकट कितने हैं, 2 हैं। तो क्या हो जाएगा 2x, दोनों किराया कितना है बेटा, 46 रुपये है। कितना है, 46 रुपये है, 46 है। तो एक टिकट का क्या है यशवंतपुर का, 22 है। मेरे पास टिकट कितने 3 है, तो प्लस के 3 बाई बराबर के 46, ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हो सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार 5 टिकट लिख देंगे, 3 टिकट, 3 टिकट मल्लेश्वर के तथा 5 टिकट यशवंतपुर के। तब किराया कितना है, 74 रुपये है। तब आपका किराया 74 रुपये बनता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी कि समीकरण बनेगा 3x प्लस के 5y बराबर के आपका 74 रुपये। क्यों, क्योंकि एक टिकट का किराया 100 रुपये है। कितने खरीदे मल्लेश्वर के, 3 टिकट खरीदे तो 3x हो जाएगा। एक टिकट का किराया क्या है यशवंतपुर का, 22 रुपये है। कितने खरीदे, 5 खरीदे तो 5 बाई हो जाएगा बराबर 74। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मुझे केवल और केवल बीजगणित विधि के द्वारा हल करना है। तो इस सवाल को जरा समझना। अब आप देखो, अब आप देखते हैं कि बराबर में हमारा क्या दिया, अचर पद दिया है, यहाँ भी दिया। और हमें निकालना है क्या, किस विधि से, हमें निकालना है बीजगणित विधि से। तो अचर पद को हम इधर लेके आएंगे, तब हम क्या लिखेंगे इसको, तब ये समीकरण क्या बन जाएगा। चाहो तो समीकरण को हम यहाँ पर वन ना दे करके चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर यहाँ लिख सकते हैं या लगा देंगे इस प्रकार से 2x प्लस के 3y माइनस 46 बराबर 0 फर्स्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम लगा देंगे या ठीक, या तो 3x प्लस के 5y माइनस 74 बराबर 0, ये सेकंड बन जाएगा, ठीक। अब आप देखो, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के गुणांकों को लिखने पर अब हमें क्या करना है, इनके गुणांक लिखना है। समझना, देखो तो हमने कहा था कैसे लिखना है, जरा देखो। यहाँ x लिख लेंगे, बराबर बेटा y लिख लेंगे और बराबर 1 लिख लेंगे। समझना, यानी कि जिसका मान हम निकालेंगे उसको हम बंद कर देंगे। यहाँ x का मान निकालना है, समीकरण फर्स्ट जो है और सेकंड का है। तो x का मान जब जो हट जाएगा, यानी कि उसको हम बंद कर लेंगे, तो y का क्या बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से क्या बचा, 5 बचा। अच्छा, आपको उसके y के बाद अचर पद कितना है, -46 है। अचर पद कितना है, -74 है। अब देखो y का मान निकालना है, तो y वाले पद को हम नहीं लेंगे, इसको छिपा लेंगे, ठीक है ना। तो ये छिप गया, तो बचा क्या पहले -46, उसके बाद समीकरण सेकंड से आपका 74, उसके बाद अचर पद के बाद क्या बचा हमारा, x का गुणांक। तो x कितना है, 2 है, और यहाँ से कितना है, 3 है। अब आ जाइए अचर पद पे आइए, तो अचर पद को हम बंद कर लेंगे, यानी कि हमारा ये वाला पद गायब हो जाएगा, ये वाला पद, ठीक। तो यहाँ से क्या बचा, 2, और यहाँ से क्या बचा, 3 बचा बेटा, और यहाँ से क्या बचा, आपका 3 बचा, और यहाँ से क्या होगा, 5 बचा, ठीक। इस प्रकार से तो मैंने आपको कहा था कि इनको हल कैसे करना है, यहाँ समझना कि पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा x आ गया, और इसका गुणा करेंगे तो 3 को आपका बेटा 12 हो जाएगा, ठीक। 3 × 21 = 22, यानी कि आपका माइनस का बेटा
2 से 22 आ गया। वो यहाँ चिन्ह निकाल के रखता है सूत्र के अनुसार माइनस का। और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो 5 चौको यानी कि माइनस ये प्लस इंटू माइनस, और माइनस यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। 5 छक्का आपका 30 हो गया, और 5 चौको 20, 20 और 3 23 हो गया, 2 से 30 हो गया। ठीक बेटा, y का मान निकालें, समझो। तो पहले हम इसका लिखेंगे, तो तिछंग बेटा 18 हो गया, और तिचौ को 12 और 1 13 हो गया माइनस का। यहाँ माइनस पहले से होता सूत्र के अनुसार बेटा। जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस लगा तो आपका प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो तिचौ को बेटा 8 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, अब देखो यहाँ पर आ जाओ अचर पद पर 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगता है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिको 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से हम घटाएंगे 2 से 30 से 2 से 22 चला गया तो आपका 8 बचा। ठीक, 148 से 110 चला गया, 138 चला गया बेटा तो 10 बचा, बराबर 10 में से बेटा 9 चला गया तो 1 बचा। ठीक, अब क्या करना है हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार इस पद को इसके बराबर करेंगे, तब क्या हो जाएगा, x बराबर 8 बराबर 1/1, यानी कि बेटा x बराबर 8 आ जाएगा। क्लियर बात। फिर y के पद को भी अचर पद के बराबर करेंगे, तब क्या हो जाएगा बेटा, y/10 बराबर 1/1 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो y बराबर आपका 10 हो जाएगा। कन्फर्म है। इस प्रकार से मैंने क्या किया, x और y के मान निकाल लिए। तो किसका है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि मल्लेश्वर का जो किराया है वो हमने कितना लिया था, मल्लेश्वर किराया क्या माना था, x माना था, वो कितना आया, 8 रुपये आया बेटा। ठीक, 8 रुपये आया, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 रुपये आपका आया। इसी प्रकार से आपका बेटा यशवंतपुर का जो किराया है बाई माना था वो हमारा 10 रुपये आया। ठीक, यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। निश्चित है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है, 15वां एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का जो युग्म दिया है इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक, तो मैंने आपको अद्वितीय के बारे में बताया था, स्पष्ट है, ज़रा समझो। यदि आप वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 को देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि अद्वितीय कब होता है, ठीक, अपरिमित कब होता है, और हमारा कोई हल कब होता है। ठीक, सब कंडीशन निकल के आ जाएगी। यदि यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको हम बेटा सेकंड मानते हैं, ठीक है ना, तो जब हम तुलना करेंगे तो वो कह रहा है कि पहली कह रहा है कि इसका अद्वितीय बेटा हल है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरणों युग्म का अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अद्वितीय यदि हल होता है तो जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध बना होगा, मैंने बताया था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। ये हमारे अद्वितीय होने का प्रतिबंध होता है। अब a1 क्या होता है, a1 बेटा x का गुणांक होता है, ठीक, और a2 क्या होता है, ये भी x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, पहले समीकरण से a1 का मतलब कितना है, 4 है, और a2 का मतलब बेटा 2 है। नॉट इक्वल b1 कितना दिया बेटा, p है, b2 क्या है बेटा, 2 है। ठीक, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। या यूँ मान लीजिए कि 2 से यदि हम 2 काट दें तो भी, यानी कि नॉट इक्वल लगा, इसका मतलब कि अगर यहाँ से नॉट हटा दिया जाए तो बराबर का चिन्ह नजर आएगा। ठीक, लेकिन एक्यूरेट में मतलब कि इसको हम बराबर का चिन्ह ही मानते, लेकिन इस समय नॉट इक्वल है प्रतिबंध के अनुसार, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, जैसे हम बराबर में कोई चीज़ होती है तो काट देते आप, वही कंडीशन यहाँ पर लागू, सारे नियम लागू होंगे वहाँ पर, ये कन्फर्म है। ठीक, इक्वल हो या ना हो, लेकिन नियम आपके सब हल करने के सभी नियम बेटा लागू होते हैं। तो यहाँ से क्या बचा कि 4 नॉट इक्वल p, या हम कह सकते हैं कि p नॉट इक्वल 4, ये आया। यानी कि कहने का किस मान के लिए, p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का युग्म अद्वितीय हल है।
यानी कि जिसका एक हल हो। तो आया कितना 4, यानी कि नोट लगा है। नोट का मतलब होगा कि पी यानी कि 4 के अतिरिक्त पी का कोई भी मान हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि 4 के अतिरिक्त पी का कोई भी मान हो सकता है किसके लिए? अद्वितीय होने के लिए। तो 4 को छोड़ करके कोई भी मान पी का हो सकता है अद्वितीय होने के लिए, यानी कि जिसका मान हल हो जाए। ठीक, बस यहां पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर बेटा 16 है। ठीक, तो के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का जो युग्म दिया है इसके अनेक हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है ना। तो अनेक हल का प्रतिबंध हम जानते हैं, वो मैं बता चुका हूं इसका। तो इसको देखो, यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो समझो, इसको दे देते समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको देते समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल हैं तो इसकी प्रतिबंध क्या होगा? तो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि समीकरणों युग्म के अनेक हल हैं। ठीक, अगर अनेक हल हैं बेटा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर बात है। तो यहां से a1/a2 का मान चाहे निकाल लो चाहे सीधे यहीं पर आप रख दीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल इसमें चलिए आप। ठीक है, तो क्या करना है हमें, केवल a1/a2 हमें मालूम है कि a1/a2 कहाँ से आता है। a1 का मतलब समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक होता है और a2 का मतलब समीकरण सेकंड में x का गुणांक होता है। इसी प्रकार से b1 b2 जी बाई समीकरण फर्स्ट और सेकंड के y के गुणांक होते हैं, और जबकि अचर पद में c1 और c2 होते हैं। क्लियर है। तो a1 आप देखेंगे किससे, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक, तो a1 का मतलब है बेटा k है और a2 का मतलब बेटा 12 है। इसी प्रकार से b1 का मतलब 3 है और b2 का मतलब बेटा k है, बराबर c1 का मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर k-3 है और c2 का मतलब माइनस k है। ये आ गया। यहाँ माइनस से माइनस क्रॉस करेंगे। हल करने का तरीका हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को, यानी कि पहला जो है इसको भी आप इसके बराबर कर दो और इसको भी आप इसके बराबर कर दो। ठीक, तो अगर यहाँ पर चूंकि लेके चलते हैं कि k अपॉन आपका जो 12 है, यदि वो k-3 अपॉन k के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, इसको इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k² और बराबर ये हो जाएगा 12k-12 k को, यानी कि जो आपका बराबर इसको धर लाएंगे तो 12k- जो प्लस का था माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, यानी कि 36 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6×6 36 और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने एक बार बताया था, जब आपको सवाल बता रहे थे कि जब किसी अचर पद के रिपीटिंग फैक्टर हों और जोड़ने पर वो b वाला पद मिल जाए तो समझ लेना वो किसी न किसी, यानी कि वो पूर्ण वर्ग है। 6×6 6 और 6 12, 3 त्रिकोण 3 और 3 यदि 6 आ जाता है, 4 चौको 16, 4 और 4 यदि 8 आ जाता है यहाँ पर, तो समझ लेना निश्चित a + b का a-b का होल स्क्वायर है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है, माइनस में है। चाहो तो हम उसको दिखा देते हैं। देखो इसका यदि हम वर्गमूल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, k² का k का होल स्क्वायर, और यदि 36 का वर्गमूल लेते हैं तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यदि ये माइनस है तो माइनस लिख लो, और अपने मन से 2a कहाँ से आ गया, क्योंकि a-b का जब आप होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a² + b² - 2ab आता है, तो वही -2 है इंटू a का मतलब बेटा ये k लिखा है, इंटू b का मतलब 6 लिखा है। अगर गौर से देखा जाए इसका गुणा
अगर इसके बराबर है तो समझ लेना ये पूर्ण वर्ग है। तो क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। और है देखो 6 दूनी 12, 12 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो k माइनस 6 बराबर 0 और k बराबर 6, ठीक, क्लियर बात है। यानी कि अगर इसको हम 2 बार लिखते हैं तो k माइनस 6 बराबर 0 होगा। इसको इसके बराबर करेंगे तो भी 0 आएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो भी आपका 0, यानी कि k का मान कितना आया, 6 आया, ठीक। अगर हम इसको भी हल करते हैं, इसको भी हल करते हैं तो भी क्या निकल के आएगा, तो भी 6 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देखो जरा बेटा, 3/k बराबर, यानी कि k माइनस 3/k, k से बेटा k कट गया, 3 बराबर के k माइनस 3, इसको धर लाएंगे तो 3 से आपका 3 में जुड़ जाएगा बराबर k, यानी कि k बराबर 6। यानी कि प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पर आप चेक कर लेना k का मान हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा, k का मान हमेशा 6 आएगा, क्लियर बात है। तो k का मान बेटा कितना आया, आपका 6 आया। यानी कि 6 के लिए इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे, ठीक है। 6 रख देंगे तो इसके अनेक हल निकल के आएंगे। क्लियर है आपको कि वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो एक्चुअली में आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।